अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, ये है रहनुमाई अंग्रेज़ी के ज़रिए से इंग्लिश सीखने का 59वां दिन और सिलसिलावार असबाक का 49वां सबक। पिछले सबक में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया, समझाया और 6 तरीक़ों में से एक तरीक़े के मुताबिक जुमला बनाना सिखाया। यानी कि जो 6 तरीक़े होते हैं उसमें से पहला तरीक़ा अफर्मेटिव, उसका जुमला बनाने का जो तरीक़ा है वो आपको हमने सिखा दिया। क्योंकि हमने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 2 अलग अलग कायदे हैं, अफर्मेटिव मुस्बत का अलग है और जो बकिया तरीक़े होते हैं उसका अलग है। इसीलिए एक तरीक़े के मुताबिक जो कायदे हो सकते थे वो तो हो गए हैं और हमने सारी चीज़ें आपको सिखा दी है। इस सबक में हम बाकी तरीक़ों के मुताबिक जुमले बनाना सीखेंगे, इसलिए इसका थोड़ा सा कायदा भी अलग होगा और इसकी गर्दान यानी कि कंजुगेशन भी सीखेंगे। कंजुगेशन यानी कि गर्दान ये काफ़ी अहम होता है, जिससे ज़बान पे जो है अल्फाज और जुमले चढ़ते हैं और सही समझ में आता है, बोलने में आसानी होती है। तो अगर आपने पिछला सबक समझ लिया होगा तो बाकी तरीक़े भी ज़्यादा मुश्किल नहीं मालूम होंगे। बाकी जो 5 तरीक़े हैं उन्हें हम बस 2-2 मिसालों से समझने की कोशिश करेंगे। चूँकि बाकी जो मिसालें हैं वो पहले आ चुकी हैं, तो 2 मिसालें हम लेंगे और हर एक को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सबक भी काफ़ी अहम होने वाला है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से समझने के लिए इस सबक को, इस वीडियो को देखना आपके लिए ज़रूरी है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें और अच्छे से समझकर मशक करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 49, सबक नंबर 49, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 2, ज़माने हाल गैर मुतय्यन, दूसरा हिस्सा। तो जैसा कि तमहीद आप जान ही चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहला हिस्सा है यानी कि जो अफर्मेटिव जुमलों पर मुश्तमिल था वो मुकम्मल हो चुका है। इस वीडियो में, इस सबक में हम दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे, यानी कि जो अफर्मेटिव के अलावा बाकी जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और WH वाले सेंटेंसेस होते हैं उसके ताल्लुक से हैं। तो चलिए देखते हैं। अगला तरीका जो होता है अफर्मेटिव के बाद वो होता है नेगेटिव यानी कि मनफी। दूसरा तरीका नेगेटिव होता है, मनफी। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसकी तरतीब क्या होगी। तो तरतीब में यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, कैसे बनेगा। तरतीब में सबसे पहले तो आ जाएगा सब्जेक्ट। जो भी नेगेटिव होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास पहले से डू और डज है, तो नोट लगा करके हो जाएगा डोंट और डजंट। तो इन दोनों में से कोई एक लग जाएगा। उसके बाद वर्ब 1 है, वर्ब 1 में कुछ नहीं करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ये तरतीब है बनाने की कि कैसे कैसे हमें क्या लाना है। तो अब इसमें एक कायदा है वो समझ लीजिए कि इसका नेगेटिव मनफी जुमला बनाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है। बस अगर जो सब्जेक्ट है आपका, असल सब्जेक्ट पे फोकस करना है, वो अगर वाहिद है, यानी कि यहाँ 3rd पर्सन सिंगुलर लिखा हुआ है, यानी वाहिद गायब, यानी कि जो मुतकल्लिम होता है बोलने वाला और मुखातब, इसके जो सब होते हैं सब्जेक्ट, इसके लिए जो इस्तेमाल होते हैं, उसके अलावा जो भी हो उसको 3rd पर्सन सिंगुलर कहते हैं, यानी वाहिद। याद रखिए, वाहिद सब्जेक्ट का मतलब है ही, शी, इट, ये कोई भी किसी एक आदमी या ये चीज़ या जगह का नाम हो। और जमा का मतलब होता है जैसे कि आई, वी, यू, दे, ये 4 सब्जेक्ट हैं, या कोई भी जमा जिसमें एक से ज़्यादा की बात हो रही हो। तो अगर आपका सब्जेक्ट वाहिद है यानी कि सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डजंट लगाना है, एस वाला हेल्पिंग वर्ब। और अगर आपका सब्जेक्ट कोई जमा है यानी कि ही, आई, वी, यू, दे, या कोई भी जमा, तो वहाँ पे फिर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डोंट लगाना है। ये हमेशा याद रखिए, कंफ्यूजन आमतौर पे होता है। तो सीधा सीधी याद रखिएगा कि सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है यानी एस से सिंगुलर वाहिद, तो एस वाला हेल्पिंग वर्ब लगाना है, जैसे कि यहाँ डजंट है। और अगर आपका सब्जेक्ट जमा है यानी कि आई, वी, यू, दे, या कोई भी जमा, तो बिना एस वाला हेल्पिंग वर्ब यानी डोंट लगाना है। अब यहाँ एक नोट है कि देखिए ये जो डजंट है ये शॉर्ट है डज नोट का। आप चाहे तो डज नोट अलग भी लिख सकते हैं, और डोंट ये शॉर्ट है डू नोट का। आमतौर पे शॉर्ट में इस्तेमाल होता है, इसलिए हमने शॉर्ट का ही इस्तेमाल किया है। तो इसको मुख्तसर में ऐसे ही लिखते हैं, जहां नफ़ी का माना नहीं होगा वहां पे ये नोट हट जाएगा, यानी कि डू रहेगा और डज रहेगा, नोट हट जाता है। तो चूंकि यहाँ नेगेटिव वाला जुमला हम सीख रहे हैं दूसरे नंबर पर, इसलिए यहाँ डोंट और डजंट बोला जा रहा है। अब चलिए कोई जुमला बना करके देखते हैं। उर्दू जुमला है, मैं नहीं जाता हूँ। पहले भी आया था कि मैं जाता हूँ, तो उसी से हमने बना लिया मैं नहीं जाता हूँ। तो अब इसको बना के देखेंगे। मैं क्या है, मैं के लिए आई आएगा। आई चूंकि इंग्लिश में जमा होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हेल्पिंग वर्ब ऐसा लाना है जिसमें एस न हो। तो
फर्स्ट पर्सन है ये, इसलिए बिना एस वाला हेल्पिंग वर्ब लाना है। उसके लिए कौन सा आ जाएगा? डोंट आ जाएगा। नोट तो जुड़ा रहेगा, चूंकि नेगेटिव है तो डोंट। तो आई डोंट, यहां तक हो गया। अब जाने के लिए इंग्लिश हो जाएगी गो। तो मुकम्मल जुमला हो जाएगा आई डोंट गो। आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं। अब यहां पे ये याद रखिएगा कि गो में इससे पहले क्या होता था, यानी कि जो वर्ब वन है उसमें एस से ईएस लगाते थे, अब नहीं लगाना है। वो रूल पिछले वाले के लिए था, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि जो वर्ब वन है उसमें एस या ईएस लगाएंगे। ऊपर आपने कोई भी कायदा ऐसा नहीं देखा, वो इससे पहले वाले के लिए था। इस तरीके में ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी मसला है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब लाना है, वर्ब वन में कुछ भी नहीं करना। तो हो जाएगा आई डोंट गो। अगर आप नोट को अलग करके लिखना चाहें, यानी कि डू नोट, तो फिर ऐसे भी बोल सकते हैं आई डू नोट गो, दोनों सही है। आमतौर पे शॉर्ट में ये वाला बोलते हैं आई डोंट गो, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं आई डू नोट गो। दूसरी मिसाल है वो नहीं जाता है, तो वो के लिए ही आता है। अब चूंकि ही सब्जेक्ट क्या है, ही वाहिद होता है, सिंगुलर होता है, तो इसमें ऐसा हेल्पिंग वर्ब लाना है जिसमें एस हो, जिसमें एस हो। तो यहां पर कौन सा है? डजंट है, तो डजंट ले आएंगे, तो ही डजंट। अब अलग से नोट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, डजंट के अंदर नोट आ गया तो ही डजंट। और जाने के लिए हो जाएगा गो, तो जुमला हो जाएगा ही डजंट गो, वो नहीं जाता। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं ही डज नोट गो, डज नोट को अलग अलग भी कर सकते हैं, तो हो जाएगा ही डज नोट गो। ज्यादातर ही डजंट गो ही बोला जाता है। अब ये हमने दो मिसालें दी हैं, एक जमा वाली, एक वाहिद वाली। अब इसके मुताबिक आप बहुत सारी मिसालें जो है बना सकते हैं और मशक कर सकते हैं। आई से आप बहुत सारी मिसालें बना सकते हैं। मैं नहीं जाता हूँ की जगह आप बोल सकते हैं कि मैं नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट। मैं नहीं देखता हूँ, आई डोंट लुक। इसी तरह तुम नहीं देखते हो, यू डोंट लुक। तुम नहीं सोते हो, यू डोंट स्लीप। इस तरह आप मुख्तलिफ बना सकते हैं। वाइड वाले में भी जैसे ही डजंट गो है कि वो नहीं जाता है, आप और बना सकते हैं कि वो नहीं खाता है, ही डजंट ईट। वो नहीं सोता है, ही डजंट स्लीप। वो नहीं आता है, ही डजंट कम। या किसी और के बारे में, वो नहीं आती है, शी डजंट कम। खालिद नहीं आता है, खालिद डजंट कम। खालिद नहीं पढ़ता है, खालिद डजंट रीड। ऐसा आप मुख्तलिफ जुमले बना सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला तरीका है तीसरा, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, यानी कि सवालिया मुस्बत। तीसरा होता है सवालिया जुमला मुस्बत अंदाज में। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी तरतीब क्या होगी। तो इसकी तरतीब होगी, जब भी सवालिया होता है तीसरे नंबर वाला, इसमें सीधा सीधी रूल है, जहां भी आप बनाएंगे तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, तो दोनों में से कोई एक शुरू में आ जाएगा। जैसा सब्जेक्ट होगा हेल्पिंग वर्ब उसी के हिसाब से आएगा पहले, फिर आएगा दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट, तीसरे नंबर पे वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर आता है तो लाएंगे, नहीं आता है तो नहीं लाएंगे। तो सबसे पहले डू डज में से कोई एक लाएंगे, जैसा सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। तो बहुत ही आसान है। हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जो इंट्रोगेटिव सवालिया जुमले बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिख देते हैं और सब्जेक्ट को उसके बाद लिखते हैं। ये कई मरतबा बताया जा चुका है, सबक नंबर 8, 9, 10 में भी तफसील से आ चुका है, और इससे पहले भी जहां जहां जुमलों की मश्क की हमने वहां पे आपको बताया गया है। तो चलिए, उर्दू जुमला है क्या मैं जाता हूँ। इस वाले जुमले को शुरू ही करते हैं क्या से, क्या मैं जाता हूँ। इसी से पता चलेगा कि ये तीसरे नंबर का क्या मैं जाता हूँ। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है? मैं के लिए क्या आता है? आई, और आई क्या है? जमा। इसका मतलब अब हेल्पिंग वर्ब जो हम शुरू में लाएंगे वो जमा के हिसाब से लाएंगे। तो जमा के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है? डू आता है। तो शुरू में अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा डू, हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट तो पहले से पता ही है, आई है, तो आई को लिख देंगे डू आई, डू आई। उसके बाद जाने के लिए गो, वर्ब वन गो, डू आई गो, हो गया डू आई गो। क्या मैं जाता हूँ, जुमला तैयार है। क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो। अब इसी तरह और बना सकते हैं, क्या मैं खाता हूँ, डू आई ईट। क्या तुम खाते हो, डू यू ईट। क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड। क्या तुम सोते हो, डू यू स्लीप। क्या तुम पढ़ाते हो, डू यू टीच। ऐसे आप मुख्तलिफ बना सकते हैं। तो इसमें एक नोट है कि आपको ये बात तो आपको याद ही होगी, शुरू में बताया गया था कि सवालिया जुमले के आखिर में हमेशा क्वेश्चन मार्क यानी कि सवालिया निशान लगता है। देखिए ये निशान इस तरह से जो है, ये निशान ज़रूर लगता है जब लिखते हैं हम। तो चलिए, दूसरी मिसाल है क्या वो जाता है, क्या वो जाता है। अब इसके लिए कैसे बनेगा? क्या वो जाता है, पहले सब्जेक्ट देखेंगे, क्या है सब्जेक्ट? वो के लिए ही आता है, और ही वाहिद है, सिंगुलर है। ही शीट, ये सिंगुलर है, वाहिद है। इसका मतलब ये हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इसमें एस वाला हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, और एस वाला हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? डू डज में से डज है, तो सबसे पहले डज लिख देंगे।
डज लिखने के बाद सब्जेक्ट पहले से तय है ही, तो डज ही, और जाने के लिए गो तो हो जाएगा डज ही गो, डज ही गो, ये हो जाएगा क्या वो जाता है। अब ऐसे ही आप बना सकते हैं, क्या वो पढ़ता है, डज ही रीड, क्या वो पढ़ाता है, डज ही टीच, क्या वो देखता है, डज ही लुक। इसी तरह कोई और सब्जेक्ट लिख सकते हैं कि क्या वो हंसती है, तो वो है हंसती की बात हो रही है तो इसका मतलब मुअन्नस की बात हो रही है, तो फिर शी लाएंगे, डज शी लाव। क्या वो पढ़ाती है, डज शी टीच, क्या वो जाती है, डज शी गो। इस तरह आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट से बना सकते हैं। अगला है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सवालिया मनफी। ये पिछला जो जुमला हमने बनाया है उसी का ये नेगेटिव हो, मुस्बत अंदाज में था, ये नेगेटिव अंदाज में। तरतीब क्या होगी, सेम होगी तरतीब, शुरू में हेल्पिंग वर्ब कोई भी आ जाएगा डू डज में से, लेकिन यहाँ चूंकि नेगेटिव बात हो रही है इसलिए डू के बजाय डोंट होगा और डज के बजाय डजंट आएगा, इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना ही नहीं, बस पहले वाले जुमले के शुरू में डोंट या डजंट लगा देना, इससे पहले जो आया था। तो जुमला है क्या मैं नहीं जाता हूँ, इससे पहले था क्या मैं जाता हूँ, अब बोलना है क्या मैं नहीं जाता हूँ। तो चूंकि यहाँ भी सब्जेक्ट मैं है और मैं चूंकि मैं के लिए आई आता है और आई जमा है, तो जमा में हेल्पिंग वर्ब बिना इस वाला आता है, तो हम डोंट ले आएंगे, उसके बाद आई को ले आएंगे डोंट आई, और जाने के लिए गो तो हो जाएगा डोंट आई गो। क्या मैं नहीं जाता हूँ, क्या मैं नहीं जाता हूँ, डोंट आई गो। इसी तरह आप मुख्तलिफ बना सकते हैं, क्या मैं नहीं खाता हूँ, डोंट आई ईट, क्या मैं नहीं देखता हूँ, डोंट आई लुक, क्या तुम नहीं देखते हो, डोंट यू लुक, क्या तुम नहीं सोते हो, डोंट यू स्लीप। इस तरह बना सकते हैं आप। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो डोंट और डजंट है, तो अगर आप डोंट से या डजंट से नोट को अलग करके लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, तो भी बोल सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा। यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि शॉर्ट वाले तरीके में तो वही फॉलो करना है कि शुरू में डोंट या डजंट आप ले आएं, लेकिन अगर नोट को अलग करके बोलना चाहते हैं तो नोट को फिर हमें सब्जेक्ट के बाद लाना पड़ेगा, नोट को सब्जेक्ट के बाद लिखना पड़ेगा। तो इस तरह हो जाएगा डोंट आई गो के बजाय हो जाएगा डू आई नोट गो। यहीं पे नोट नहीं बोलेंगे, डू नोट आई नहीं होगा, डू आई नोट गो, डू आई नोट गो के क्या मैं नहीं जाता हूँ। ऐसे और बना सकते हैं, क्या मैं नहीं खाता हूँ, डू आई नॉट ईट, क्या मैं नहीं देखता हूँ, डू आई नॉट लुक, ऐसे बनेगा। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, गड़बड़ी नहीं करनी। दूसरी मिसाल है क्या वो नहीं जाता है, क्या वो नहीं जाता है। यहाँ पे वाहिद ले लिया गया है सिंगुलर सब्जेक्ट से, क्या वो नहीं जाता है। तो अब चूंकि इसमें सब्जेक्ट जो है वाहिद है, गायब है, यानी कि जो सिंगुलर होता है वो है, जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि इस वाले हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो यहाँ आ जाएगा डजंट, शुरू में आ जाएगा डजंट, वो के लिए हो जाएगा ही, डजंट ही, जाने के लिए गो, तो हो जाएगा डजंट ही गो, डजंट ही गो, क्या वो नहीं जाता है। ऐसे आप बना सकते हैं, क्या वो नहीं खाता है, डजंट ही ईट, क्या वो नहीं पढ़ता है, डजंट ही रीड, वगैरह वगैरह। अगला तरीका है पांचवा, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव विद WH फैमिली। ये थोड़ा सा अलग होता है, सवालिया मुस्बत माँ WH फैमिली, ये WH फैमिली से जाना जाता है। WH वाले सेंटेंस तरतीब क्या होगी, चूंकि WH वाला है तो सबसे पहले WH का कोई भी एक वर्ड आपको लाना है, WH फैमिली में से कोई एक लाना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है, वही हेल्पिंग वर्ब, डू डज में से कोई एक लाना है, फिर फॉरन हेल्पिंग वर्ब लाना है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट, बाकी तरतीब वही रहेगी। तो पहले WH फैमिली में से कोई एक, फिर डू डज में से कोई एक लाना है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए अब बना करके देखते हैं कि मैं कहाँ जाता हूँ। तो देखिए कहाँ का लफ्ज क्या है, ये WH में से है, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, कौन, इस तरह के WH में से। तो सबसे पहले जो कहाँ का लफ्ज है WH वाला, उसकी इंग्लिश बनाएंगे। तो कहाँ के लिए आ जाता है वेयर, WHERE, वेयर, इसको लिख देंगे। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हम कौन सा लाएंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट मैं है, मैं के लिए आई आता है और आई जमा है, तो जमा वाला हेल्पिंग वर्ब है डू, तो डू को ले आएंगे वेयर, उसके फौरन बाद आ जाएगा डू, वेयर डू। अब सब्जेक्ट हमारा पहले से तय है आई, तो वेयर डू आई, जाने के लिए गो, वेयर डू आई गो। सब अब सेंटेंस बन गया हमारा वेयर डू आई गो, वेयर डू आई गो, कि मैं कहाँ जाता हूँ। इसी तरह आप दूसरे भी बना सकते हैं, मैं कहाँ जाता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, वेयर डू आई लिव, मैं कहाँ सोता हूँ, वेयर डू आई स्लीप, वगैरह वगैरह। दूसरी मिसाल है वो कहाँ जाता है। तो कहाँ के लिए यहाँ उसी तरह आ जाएगा, वेयर आ जाएगा। उसके बाद चूंकि यहाँ सब्जेक्ट आपका वाहिद है वो, तो हेल्पिंग वर्ब इस वाला आ जाएगा डज।
उसके बाद सब्जेक्ट को फिर लिख देंगे ही, वेयर डज ही, जाने के लिए गो, तो हो जाएगा वेयर डज ही गो, वो कहाँ जाता है। इसी तरह वो कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव, वो कहाँ सोता है, वेयर डज ही स्लीप, वो कहाँ पढ़ता है, वेयर डज ही रीड या स्टडी। इसी तरह आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट से बना सकते हैं। अगला और आखिरी तरीका है 6 तरीकों में से छठा तरीका, इंट्रोगेटिव नेगेटिव विद WH फैमिली। ये सवालिया है, मनफी है, मा WH फैमिली, यानी कि सवाल होगा इसमें नेगेटिव अंदाज में होगा और WH से सवाल होगा। इसकी तरतीब क्या है, सबसे पहले WH का कोई भी एक लाएंगे वर्ड, फिर डोंट या डजंट में से कोई एक लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब 1, फिर ऑब्जेक्ट। तो गोया के तरतीब पिछले वाले ही जैसी है, सिर्फ यहाँ पे नोट का इस्तेमाल किया गया है, डू के बजाय डोंट, बजाय डजंट इस्तेमाल किया गया है। तो जुमला है, क्या मैं कहाँ नहीं जाता हूँ, या मैं क्यों नहीं जाता हूँ, या मैं कैसे नहीं जाता हूँ, ऐसा मुख्तलिफ बन सकता है। तो चलिए, मैं कहाँ नहीं जाता हूँ, तो कहाँ के लिए फौरन WH आ जाएगा, वेयर। उसके बाद फौरन हेल्पिंग वर्ब लाना है, तो चूंकि मैं यानी आई है सब्जेक्ट, तो बिना इस वाला हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा डोंट, तो वेयर डोंट। मैं के लिए आई, वेयर डोंट आई। उसके बाद जाने के लिए गो, हो जाएगा वेयर डोंट आई गो, मैं कहाँ नहीं जाता हूँ। अगर इसी को बोलना है कि मैं क्यों नहीं जाता हूँ, तो यहाँ पे वेयर के बजाय वाई हो जाएगा कि वाई डोंट आई गो, मैं क्यों नहीं जाता हूँ। तो WH जो भी आप चाहें बदल सकते हैं, जो भी मौका महल के हिसाब से जो मुनासिब हो। तो जुमले में चूंकि कहाँ है इसलिए यहाँ पे वेयर लगाया, तो वेयर डोंट आई गो। दूसरी मिसाल है, वो कहाँ नहीं जाता है, तो कहाँ के लिए उसी तरह जो है यहाँ वेयर लाएंगे, चूंकि वो है तो उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा एस वाला, यानी कि डजन, तो वेयर डजंट, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा ही, वेयर डजंट ही, और जाने के लिए हो जाएगा गो। तो जुमला हो जाएगा वेयर डजंट ही गो, वो कहाँ नहीं जाता है, वेयर डजंट ही गो, वो कहाँ नहीं जाता है। तो इस तरह आप मुख्तलिफ बना सकते हैं और बोल सकते हैं कि वो कहाँ नहीं रहता है, वेयर डजंट ही लिव, वो कहाँ नहीं सोता है, वेयर डजंट ही स्लीप। कहाँ के बजाय आप क्यों बोल सकते हैं, वाइल आ जाएगा, कब बोल सकते हैं, व्हेन आ जाएगा। तो इस तरह WH भी बदलते रहेगा। तो ये 6 तरीके मुकम्मल हो गए हैं। खुलासा ये हुआ कि इसमें वर्ब की पहली शक्ल फर्स्ट फॉर्म लगती है और हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से कोई एक लगाते हैं। चूंकि पहला तरीका यानी मुस्बत छोड़ करके जो है सब में आता है, और नफ़ी वाले जुमले में नोट आने की वजह से यही डोंट और डजंट हो जाते हैं। यानी कि ये जो अफर्मेटिव इससे पहले तरीका था उसमें डू डज तो लगता नहीं है, सिर्फ इसमें लगता है, और इसमें डू डज अगर नेगेटिव में इस्तेमाल होगा तो यही डोंट और डजंट हो जाते हैं। तो बस इसका आपको ध्यान रखना है, और वर्ब 1 में कोई तब्दीली इस वाले में नहीं करनी। तो आइए देखते हैं एक अहम चीज, कंजुगेशन, गर्दान। जैसे कि हमने शुरू में बताया था, टेंस को याद रखने के लिए गर्दान करना बहुत जरूरी है, जबान पे चढ़ाने के लिए गर्दान बहुत जरूरी है। तो इसको इंग्लिश में कंजुगेशन कह सकते हैं। तो हर टेंस के आखिर में 8 सब्जेक्ट से, जो 8 हमारे सब्जेक्ट होते हैं, एक तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये तो 7 हो गए। एक किसी का नाम ले लेते हैं छोटा सा, जैसे कि अली, उमर वगैरह, तो 8 सब्जेक्ट हो जाते हैं, उससे गर्दान लिख दिया जाएगा। और आपको शुरू से आखिर तक सब कुछ जबानी रट लेना है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, और खूब मशक करनी है। कोशिश ये करनी है कि मुकम्मल गर्दान एक सांस में सुना सके। साथ ही इस तरह दूसरे वर्ब जो और भी है, जैसे ईट है, रीड है, टीच है और राइट है, इन सब से भी आपको मशक करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पूरे जो है 8 सब्जेक्ट से और 6 तरीके होते हैं, तो 8 छक 48 हो जाता है। तो पूरे 48 के यहाँ पे 48 जुमले आएंगे लाइन से, उन सब को अच्छे से आपको रट लेना। हर टेंस के लास्ट में ये दिया जाएगा। तो मैं एक मरतबा पढ़ के बता देता हूँ। तो गर्दान ये रही, इसमें तर्जमा लिख दिया गया है, लेकिन तर्जमा से मतलब नहीं है, असल इंग्लिश याद करना है आपको। उर्दू बस समझ लेना है कि हाँ उर्दू में तर्जमा ये हो सकता है, लेकिन असल इंग्लिश है कि इंग्लिश की गर्दान आपको याद होनी चाहिए। एक मरतबा मैं पढ़ के आपको तेजी के साथ बताता हूँ। I go, I don't go, do I go, don't I go, why do I go, why don't I go? We go, we don't go, do we go, don't we go, why do we go, why don't we go? You go, you don't go, do you go, don't you go, why do you go, why don't? They go, they don't go, do they go, don't they go, why do they go, why don't they go? He goes, he doesn't go, does he go, doesn't he go, why does he go, why doesn't he go? She goes, she doesn't go, does she go, doesn't she go, why does she go, why doesn't she go? It goes, it doesn't go, does it go, doesn't it go, why does it go, why doesn't it go? Ali goes, Ali doesn't go, does Ali go, doesn't Ali go, why does Ali go, why doesn't Ali go?
तो ये मैंने आपको लाइन से जो है सारा दिखा दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। एक सांस में लगातार आप पढ़ते जाएंगे तो बिल्कुल आसानी के साथ जो है ये पहले आपको देख करके अच्छे से रटना है, उसके बाद धीरे धीरे ज़बानी रटना है, ज़बानी करने के बाद उसको सबको पूरा कर लेना है और फिर जो है कोशिश करनी है कि ज़बानी अच्छे से बिल्कुल आप रवानी के साथ बोलते जाएँ। ज़बानी सुनाने में और बोलने में ही आसानी होती, देख के पढ़ेंगे तो इतना मज़ा नहीं आएगा, उतना याद नहीं रहता है। तो देख के पहले याद करना, फिर ज़बानी याद करना अच्छे से और एक सांस में पूरा पढ़ने की कोशिश करनी है। एक सांस में ना भी हो तो कम से कम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ हो सके और साफ रहे। आगे देखते हैं प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज, मशक़ व तमरीन। तो चूंकि हर सबक के लास्ट में सवालात होते हैं होमवर्क के तौर पे, तो पहला सवाल है WH फैमिली सवालिया के फ़ौरन बाद हमेशा क्या आता है, यानी कि जो WH फैमिली हम इस्तेमाल करते हैं तो सवालिया जुमले, तो उसके फ़ौरन बाद हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं या वर्ब लगाते हैं, क्या लगाते हैं ये बताना है आपको। सवाल नंबर 2 है इन जुमलों की अंग्रेजी बनाएं। तो 10 जुमले दिए जा रहे हैं, इनकी अंग्रेजी आपको बनानी है, चूंकि थोड़ी सी मश्क भी ज़रूरी है। जब तक आप लिखने की मश्क नहीं करेंगे तो आपको लिखना नहीं आएगा, बोलने की भी मश्क करनी है और लिखने की भी करनी है। तो यहाँ 10 जुमले दिए जा रहे हैं, इसकी अंग्रेजी आपको बनानी है। मैं सोता हूँ, क्या तुम रोते हो, वो क्यों पढ़ता है, तुम कहाँ जाते हो, हम खेलते हैं, वो नहीं बोलती है, क्या ज़ैद देखता है, तुम क्यों नहीं सोचते हो, हम नहीं जानते हैं, तुम मुझे बुलाते हो। अब देखिए ये 10 जुमले हैं। आसानी के लिए हमने ये किया है कि बहुत सी मरतबा शुरू में वर्ब याद नहीं रहते हैं, तो हर एक का वर्ब भी लिख दिया गया कि इसमें कौन सा वर्ब लाएंगे, इसमें कौन सा, इसमें कौन सा, सबका लिख दिया गया आसानी के साथ ब्रैकेट में। बस आपको इसको इस्तेमाल कर लेना है कि कहाँ पे कैसे इस्तेमाल होगा। वर्ब 1 ही इस्तेमाल होगा, लेकिन कैसे होगा वो आपको करना है खुद से। अब आगे स्क्रीन पर पिछले सबक के जो सवालात थे उनके मुनासिब जवाबात दिखाए जा रहे हैं। अगर आपने कॉपी में लिख रखा है, जैसे कि हमने हिदायत दे रखी है कि आप कॉपी बनाए करें, कॉपी में लिखा करें जवाबात, और अगर आपने लिख रखा है तो मिला लें कि आपने सही लिखा है या फिर गलत, या वैसे ही आप देखना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं कि आप सही समझे थे या फिर गलत, ये आप ज़रूर चेक करें। स्क्रीन पर आ रहा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पे आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।